गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाशिक यंत्र में खगोलीय दूरदर्शी परावर्तक दूरदर्शी के बारे में सीखेंगे। तो दूरदर्शी क्या होता है? ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो दूर स्थित वस्तुओं को करीब नज़दीक ला करके दिखाने में सहायता प्रदान करता है और ये दो प्रकार का होता है, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। चूँकि खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो खगोलीय पिंडों को देखने में मदद करता है। खगोलीय पिंड का आशय है आकाशीय पिंड, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। चूँकि आकाशीय पिंड गोलाकार होते हैं इसलिए इनको हम आसानी से खगोलीय दूरदर्शी से देख सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दूरदर्शी टेलीस्कोप। ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं को नज़दीक दिखाने में मदद करता है। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं को करीब अर्थात नज़दीक दिखाने में मदद करता है। यह दो प्रकार का होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सामान्यतः दूरदर्शी द्वारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको याद रखनी होगी, दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा और यह दो प्रकार का होता है। यह आपके कोर्स में दो प्रकार का है। इसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसा कि गैलीलियो दूरदर्शी आपका होता है एक। तो यहाँ पर यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 खगोलीय दूरदर्शी। नंबर 2 परावर्तक दूरदर्शी। इसी के अंतर्गत आप लोग पार्थिव दूरदर्शी और गैलीलियो दूरदर्शी भी सीखते हैं, जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे खगोलीय दूरदर्शी की। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा दूरदर्शी होता है जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को, सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि को देखने में मदद होती है। तो यहाँ पर दूरदर्शी का समायोजन क्या होता है, दूरदर्शी की संरचना क्या होती है, हम इसकी भी जानकारी लेते हैं। खगोलीय दूरदर्शी इसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को देखा जाता है। ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से आकाशीय या खगोलीय पिंडों को देखा जाता है, उन्हें खगोलीय दूरदर्शी कहा जाता है या कहलाता है। रचना क्या है, इसकी रचना आप देख लें। यहाँ पर ये इसकी कुछ रचना है। ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं।
ये और ये एक आवर्णक लेंस है, ये भी एक आवर्णक लेंस है। आवर्णक का मतलब उत्तल लेंस है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी को हम एफओ दिखाएंगे। इसको हम नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस कहेंगे। इसकी फोकस दूरी को हम एफओ दिखाएंगे। अभिदृश्यक का सही है, इधर तरफ वस्तु हो उधर तरफ ये लेंस होता है। इसकी फोकस दूरी अत्यधिक है, इसका द्वारक बड़ा है। इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी द्वारक कम है। ये क्यों बड़ा रखा जाता है? क्योंकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश इस पर आपतित हो, इसलिए इसको बड़ा रखा जाता है। इसकी फोकस दूरी और इसका द्वारक अत्यधिक बड़ा रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? चित्रानुसार इसमें एक खोखला बेलनाकार नली होती है, जिसके प्रथम सिरे पर अत्यधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश इसी पर पड़ता है, इसलिए इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी अधिक और द्वारक बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि वस्तु से चलने वाला प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपतित हो सके। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य सक्रिय नली लगी होती है, जिस पर एक और उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी कम और द्वारक कम होता है। तो लिख सकते हैं चित्रानुसार इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, जिसके प्रथम सिरे पर बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, कामा जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। पूर्ण विराम पैराग्राफ छोड़ के अब यहाँ पर हम चित्र सफ़ा कर दे देते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक और सक्रिय बेलनाकार नली होती है, जिस पर कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक अन्य आवर्णक यहाँ पर आवर्णक का अर्थ है उत्तल लेंस। आवर्णक लेंस लगा होता है। आवर्णक की जगह पर हम उत्तल भी लिख सकते हैं। उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब इसका समायोजन क्या होता है? इसके समायोजन से ही हम आसानी से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। उसको हम किरण आरेख के माध्यम से समझते हैं। ये आपका कोई
अपदृश्यक लेंस है जिसकी फोकस दूरी और द्वारक दोनों ज़्यादा है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया है। यहाँ पर एक बात को समझा देते हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं। तो समांतर प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार भी आ सकती हैं, कुछ इस प्रकार भी आपको आ सकती हैं। तो ये यहाँ पर से क्रॉस करेंगी, यहाँ पर से क्रॉस करेंगी, यहाँ पर से क्रॉस करेंगी, यहाँ पर से क्रॉस करेंगी और ये आपका फोकस होगा और ये पूरा तल आपका फोकस तल होगा। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि यही प्रकाश किरणें कुछ इस तरह से आए, कुछ इस तरह से आए, ऐसे 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 ऐसे, तो ये यानी यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी सी और चर्चा करता हूँ। यदि फोकस दूरी कुछ इस प्रकार से अगर आपका लेंस हो और परस्पर समांतर आए ये, तो ये द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएंगी, द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएंगी। तो यहाँ पर द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार मैं इस डायग्राम को लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका कुछ प्रकाश किरण है, ये कुछ प्रकाश किरण है, ये यहाँ पर, और ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और ये वस्तु है और अनंत से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं और ये प्रकाश किरणें कुछ यहाँ पर आपका, ये लीजिए, थोड़ा सा हम इसको ऐसे किए देते हैं कि ये लॉजिक आपका ऐसे हो, ये सीधे निकल रही है और ये अपने मार्ग से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही है, ये, और ये यहाँ से अल्फ़ा को बना रहा है। क्योंकि ये अपदृश्यक लेंस है, इसको हम L1 कह देते हैं, LO, और ये इसकी फोकस दूरी आपकी हो जाएगी FO, ये FO, ये आपका प्रथम है और ये आपका द्वितीय है। तो ये यहाँ पर इसका वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ये मान लिया कोई वस्तु AB है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आपका AB, A1 B1 कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा और हम करेंगे, उसको भी आप अच्छे से देख लें। यहाँ पर एक और लेंस लगा हुआ है जिसकी फोकस दूरी और द्वारक दोनों कम है। अब ये जो वर्चुअल IMS बना हुआ है, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो एक प्रकाश किरण हमने यहाँ पर ले लिया है और एक प्रकाश किरण हमने यहाँ पर ले लिया है, और ये आँख से देख रहे हैं दोनों प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हैं, ये एक दूसरे को कहीं पर भी काट नहीं रही हैं। अब इन दोनों किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाएं तब भी ये किसी को एक दूसरे को नहीं काटेंगी। प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। और यदि यहाँ पर ई हो तो आँख पर जो बनने वाला कोण होगा वो कुछ बीटा होगा, आँख पर जो बनने वाला कोण होगा वो आपका बीटा होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो कोण ये बन रहा है बीटा, तो ये भी आपका बीटा ही होगा। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझा देते हैं, ये आपकी जो डिस्टेंस है वो FO है, ये FO है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी वो FE है, और यहाँ पर से आपका FE डैश, यानी ये प्रथम है और ये आपका, ये प्रथम है, ये आपका द्वितीय है। तो अब यहाँ पर आप इस बात को अच्छे समझ लें कि ये डिस्टेंस जो इसका जो वस्तु है वो इसके फोकस पर बन रहा है, वो इसके फोकस पर बन रहा है। अब अगर ये दूरी थोड़ा सा
इधर आ जाती और वस्तु, इस प्रकार हम इसको, इस लेंस को रखते हैं कि वस्तु इसके फोकस के बाद बनता है, यानी वस्तु की जो स्थिति थी इसके फोकस, लेंस के फोकस और लेंस के बीच में होता, तो प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की निम्नतम दूरी पर बनता। अब यहाँ पर डायग्राम ये बना है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें आई हैं जिसका ये प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, और ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करता है जिसकी दूरी UE है। वो बात की बात है, हम उसको बात के समझाएंगे, लेकिन जो लेंस आपका रखा हुआ है वो वस्तु से लेंस की जो फोकस दूरी है उतने पर रखी हुई है, यानी इसका जो समायोजन है प्रतिबिंब, इस लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है इस लेंस द्वारा वो इसके फोकस दूरी पर बन रहा है। अगर ये स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता तो इसका समायोजन इसके यहाँ पर होता, फोकस दूरी से आगे, यानी इसका ये जो प्रतिबिंब होता वो प्रतिबिंब की दूरी इस लेंस के फोकस दूरी और लेंस के बीच की दूरी होती। तो यहाँ पर अगर हम इसके आवर्धन की बात करते हैं तो इसका आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का फार्मूला होता है आवर्धन बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण यानी अल्फा। चूँकि ये कोण अगर यदि छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो ये आपका क्या हो जाता? tan बीटा, और ये आपका हो जाता tan अल्फा। तो यहाँ पर से थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं, इस डायग्राम में अगर हम आते, ये जो डायग्राम है ये तो ये भी आपका बीटा ही होता, और यदि ये बीटा होता तो tan बीटा बराबर क्या होता? लंब बटे आधार A1 B1 बटे OB1, ये इसका बन जाता। और ये अल्फ़ा है तो ये भी आपका tan अल्फ़ा होता, तो इसके लिए ये आपका त्रिभुज बनता। ये तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाता? लंब बटे आधार, लंब आपको हो गया A डैश B डैश और आधार आपका हो गया ये O है तो OB डैश हो जाता। इसको हम E लिखे देते हैं, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा E। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते थे? यहाँ पर हम लिख सकते थे आवर्धन M इक्वल tan बीटा की वैल्यू क्या है? A डैश B डैश अपॉन EB डैश बटे, और tan अल्फ़ा की वैल्यू है A डैश B डैश अपॉन OB डैश। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाता? ये आपका हो जाता M इक्वल, ये आपका कैंसिल हो जाता, तो OB डैश अपॉन EB डैश हो जाता। अब OB डैश क्या है? ये आपका OB डैश है, OB डैश जिसका डिस्टेंस है आपका FO। EB डैश क्या है? EB डैश आपका ये है, इसकी डिस्टेंस है FE, इसकी डिस्टेंस है FE, और इसकी जो साइन है वो निगेटिव रहेगी। तो इस प्रकार से हम M बराबर FO अपान FE कह सकते हैं। ये आपका आया है FO अपान FE जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और इस अवस्था में इसकी फोकस दूरी की लंबाई क्या होती है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी लंबाई यानी L बराबर क्या हो जाएगा? FO और प्लस का FE, ये इसकी लंबाई हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अनंत के लिए, अनंत के बाद अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, किसकी चर्चा करते हैं? स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी के लिए। अब हम इसकी भी थोड़ी सी चर्चा किए देते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपकी, मैं थोड़ी सी चर्चा किए दे रहा हूँ इस बात की कि यानी जो इसकी फोकस दूरी है ये आपका, ये FO है और ये आपका FE है, और यानी अब FE, ये पॉइंट आपका FE है। अब यहाँ से वस्तु की दूरी क्या हो गई? ये UE, क्योंकि ये नेत्र का लेंस है। तब क्या हो जाएगा? वही बात क्या आपका जैसा इमेज बना हुआ है, यानी स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर ये आपका फिर ये फैल जाएगा। ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो ऐसे वैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएंगी। अब हम इन दोनों को यदि पीछे बढ़ाते हैं तो ये कुल यहाँ पर एक दूसरे को काट देते हैं। जब एक दूसरे को यहाँ पर काट देते हैं तो कुछ इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है।
जिसका नाम ए डबल डैश और बी डबल डैश होता है। और यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाती है, डी। यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाती है, डी। यानी जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब जो इस लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, वो इसके फोकस दूरी और लेंस के बीच बनता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। यानी इस लेंस का जो फोकस है वो ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये डिस्टेंस आपकी एफ ई है। तो फिर से वही बात आती है, यदि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा है तो ये भी आपका बीटा हो जाएगा। ये वस्तु द्वारा बना अंतिम कोण एल्फा है तो ये भी आपका एल्फा हो जाएगा। फिर से वही बात आती है, जब वही बात आती है तो tan बीटा बराबर tan बीटा अपान एल्फा इक्वल tan बीटा अपान tan एल्फा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि ए डैश बी डैश और आधार हो गया ई बी डैश बटे tan एल्फा बराबर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में आपका हो जाएगा लंब ए डैश बी डैश और आधार आपका हो गया ओ बी डैश। इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते थे, हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, ये ए बी और ए बी कैंसिल हो गया तो ओ बी डैश अपान ई बी डैश। तो ओ बी डैश क्या है, ये ओ बी डैश है जिसकी डिस्टेंस है आपकी क्या एफ ओ प्लस का ई बी डैश क्या है ई बी डैश आपकी ये डिस्टेंस है यहाँ पर यू ई, और ये निकला है एम बराबर ये निकला हुआ है। अब हम इसके अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा करते हैं लेंस के फार्मूले से। लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। चूँकि वो नेत्रका से था इसलिए f बराबर हम रखा है FE और v बराबर माइनस का d इधर तरफ है और u बराबर माइनस का UE, इसलिए 1/FE बराबर माइनस का d और प्लस का u का मान क्या हो गया माइनस का UE, सॉरी माइनस यहाँ पर। तो 1/FE और प्लस का 1/d और यहाँ पर इक्वल 1/d माइनस का और प्लस का 1/UE, माइनस क्या हुआ प्लस। तो 1/d इक्वल क्या हुआ 1/FE प्लस का 1/UE। कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम फार्मूला सॉल्व होता है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/FE प्लस का 1/d इक्वल 1/UE। तो चूँकि m इक्वल क्या निकला है, m इक्वल निकला है FO/UE, तो हम यहाँ पर FO से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं FO से। तो चूँकि m बराबर FO/UE इसलिए m इक्वल 1/UE इंटू FO। तो m इक्वल 1/UE का मान क्या है समीकरण 2 से 1/FE और प्लस का 1/d और इंटू FO। तो m इक्वल क्या हुआ FO 1 प्लस का FE प्लस का 1/d। अब इसको हम और अच्छे से सॉल्व करते हैं। हम इसमें 1/FE कॉमन लेते हैं। 1/FE कॉमन लेने पर उभयनिष्ठ लेने पर तो 1/FE उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा FO गुणे 1/FE। तो यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर 1/d और 1/FE का मतलब भाग में हो जाएगा, कॉमन मीन्स हो गया भाग। FO/FE 1 प्लस का FE ऊपर गया और ये आपका d हो गया है। कुछ इस प्रकार से ये फार्मूला आपका निकल के आता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तब ये इसका फार्मूला है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, इस अवस्था में इसकी लंबाई क्या होती है। तो लंबाई का फार्मूला आपका हो जाएगा L इक्वल FO प्लस का UE, ये इसका फार्मूला होगा लंबाई का। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की इस कक्षा में इससे संबंधित सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों की भी चर्चा करते हैं।
एक खगोलीय दूरदर्शी के अपदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां 60 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो और जबकि अंतिम प्रतिबिंब इस प्रदेश की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो यहाँ पर इस सवाल को भी हम जल्दी से करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। खगोलीय दूरदर्शी के अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है 60 सेंटीमीटर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m निकालना है। नंबर 1, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने और नंबर 2 d पर बने यानी स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने और दोनों की लंबाई भी फाइंड करना है। खगोलीय दूरदर्शी की अपदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर, नेत्रिका की ये है आवर्धन और लंबाई आपको निकालना है। नंबर 1 जब अनंत पर बने, नंबर 2 जब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने। तो नंबर 1 जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है तो m बराबर क्या होता है FO/FE, साइन माइनस का लगा दूँ तो यहाँ पर FO का मान 60 है और FE का मान 5 है, डिवीजन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में क्या हो जाएगा, लंबाई इक्वल FO प्लस का FE यानी 60 प्लस का 5 इक्वल 65 सेंटीमीटर। और फिर इसके हम जब D पर बनता है तब क्या होगा, D पर का फार्मूला क्या होता है। अब ये आपके दोनों फार्मूले लग गए हैं। अब अनंत के बाद स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी के लिए m बराबर माइनस का FO/FE 1 प्लस का FE अपॉन D। यहाँ पर D का मान 25 सेंटीमीटर है, माइनस 60/5 1 प्लस का 5/25 तो m इक्वल माइनस 12 1 प्लस का 1/5 m इक्वल माइनस 12 गुणे 5 के 5 अवयव 6/5 तो 12 छंग कितना हो जाएगा 72/5। आवर्धन का कोई भी फार्मूला यानी मात्रक नहीं होता है और इस अवस्था में इसकी लंबाई क्या होगी उसको भी हम अच्छे से निकाल सकते हैं। लंबाई के लिए लंबाई का फार्मूला क्या होता है FO प्लस का UE। तो FO हमको मालूम है मगर UE नहीं मालूम है तो UE हम अच्छे से निकाल सकते हैं। UE के लिए 1/F 1/V माइनस का 1/U तो 1/FE 1/ स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी और ये आपको हो गया UE यानी VE लिखेंगे तब ना, तब D पर बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है 5, इसकी क्या है 25 माइनस का UE फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/5 प्लस का 1/25 इक्वल माइनस का 1/UE। तो 25 एलसीएम आ गया, 5 प्लस का 1 माइनस का 1/UE तो 6/25 माइनस 1/UE तो UE इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 25/6, माइनस का 25/6। अब यहाँ पर L बराबर FO का मान कितना है 60 और UE की वैल्यू क्या है 25/6। सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, इसको प्लस कर लेना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्लस रहेगा तो L बराबर 66 360 प्लस का 25/6 तो ये आपको हो जाएगा 385/6। ये इसकी लंबाई हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करें। अगले वीडियो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी दूंगा। इसके आगे के चैप्टर में बात में पढ़ाऊँगा।